नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इसरो आईटीआई टेक्नीशियन से 3 भर्तियों के बारे में बात करेंगे। इसरो एनआरएससी में जहां एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, इसरो एसडीएससी यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर जहां आपका एग्ज़ाम हुआ और उसकी आंसर की आ गई। डाउट वाले कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे जिनमें आपको ऑब्जेक्शन करना है या नहीं करना। तीसरा, इसरो यूआरएससी UR राव सैटेलाइट सेंटर में जो वैकेंसी आई हुई है, यानी इसरो में इस वर्ष पूरी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एक एग्ज़ाम हो चुका है, एक की एग्ज़ाम डेट आ गई और तीसरे की वैकेंसी आपकी ऑनलाइन अभी अप्लाई हो रहा है। इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने दिया हुआ है। अगर आपने URSC वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। कितनी सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 1 मार्च 2024 है। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कंटिन्यूटी तीनों इसरो आपको लगातार मौका दे रहे हैं। आइए सबसे पहले एग्ज़ाम डेट पर बात करते हैं। कई दिनों से बच्चों के सवाल आ रहे थे, तो कल आप सबको मेल आ चुका है एनआरएससी की तरफ से, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वाला जो इसरो है, मोस्टली हर बच्चे को रात को ही मेल आया है। तो जिन जिन के पास मेल आया है अपनी ईमेल चेक कर लीजिएगा। और ये ईमेल मोस्टली हर बच्चे को रात 10:15 बजे के आसपास आया हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट और टाइम की बात कर लेते हैं। तो एक ही शिफ्ट में पेपर होगा। एग्ज़ाम होगा आपका 2 मार्च 2024 को। उम्मीद है वैसे तो आप सब ने देख ही लिया होगा। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा क्योंकि सभी बच्चों की 9 बजे से 10:30 बजे तक की टाइमिंग दिखा रहे हैं। हालांकि आपका जो सिटी है वो, यानी अभी एग्ज़ाम सिटी आया है, एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो एडमिट कार्ड पे आएगी, ठीक है। जैसे इस बच्चे का मुंबई है, एक और बच्चा है उसका रांची में दिया हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि जनरली होम स्टेट ही दिया है आपको, ठीक है। तो इन इसरो की एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रैक्टिस करके जाइएगा। हमारे ऐप में इसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ नहीं होती। कल मैंने URSC वाली बच्चे की एक SDSC वाले सतीश धवन स्पेस सेंटर वाले की बच्चे की एक की आंसर की देखी। इतने इजी क्वेश्चन हैं जिनको गलतियाँ कर रहे हैं। जब मैंने उससे बात की कि ये तेरा क्वेश्चन गलत कैसे हो गया, तो बोला सर पता ही नहीं कैसे टिक हो गया। ये सब एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा पहले अनुभव ले लिया करो और प्रैक्टिस कर लिया करो। टेस्ट जब भी अटेंड करें उसे मेन एग्ज़ाम मानते हुए ही आप अटेंड करें। बहुत सारे बच्चे क्या है कि टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते। सो टेस्ट सीरीज़ ऐप में है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रॉपर इसरो की टेस्ट सीरीज़ है, पूरे उसमें टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बढ़िया अच्छे तरीके से, टॉप लेवल के। तो उनको पढ़िएगा और उनसे प्रैक्टिस करो और देखो कि स्कोर क्या रह रहा है। ये दूसरे बच्चे का एक और है, तो देखो इसमें भी है ना, हमें सेम वही चीज़ें शो हो रही है, ठीक है। 2 मार्च 2024 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक, यानी शिफ्ट की टाइमिंग सेम है। और रांची आया है इस बच्चे का सेंटर। टेक्नीशियन भी, इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे सब की आई है, जितने भी हैं उन सब का, ठीक है। आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और ये सब आपको मेल आ चुकी है। सो अपना एग्ज़ाम सिटी चेक कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं। अब आइए, जो कल सतीश धवन स्पेस सेंटर वाली आंसर की आई है उसमें अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो कुछ क्वेश्चन पर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज में गलतियाँ हैं। और अगर प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्शन आपको करना है तो इस क्वेश्चन में कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों का सही भी होगा। सवाल वो पूछ रहा है, इनमें से मैक्सिमम ताप सहन करने वाली इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी है। और यहाँ पर देखो इन्होंने माइका को सही माना है। माइका यानी अब्रक, पहले ऑप्शन में दिया है XLPE और दूसरे ऑप्शन में दिया है फाइबर ग्लास। तो अब मैं ऑब्जेक्शन आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइका और फाइबर ग्लास जो होते हैं वो हमारे इंसुलेटरों की एक ही टेबल में आते हैं, YAEBFHC। अगर आपको वो टेबल अच्छे से याद हो तो उसको रिपीट कीजिएगा। तो अभ्रक और फाइबर ग्लास जो होते हैं ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। हालांकि इनकी 2 टेबल होती है, E और B दोनों कैटेगरी में आते हैं ये, राइट। एक में हाई क्वालिटी, एक में लो क्वालिटी होता है। टेम्परेचर का फ़र्क है, एक में 120 डिग्री है, एक में 130 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों सेम में आते हैं, तो दोनों ऑप्शन एक में ही आगे, कौन सा करें। हालांकि इन्होंने माइका को सही माना है, ठीक है। वैसे कंपैरेटिवली अगर जब भी कोई बच्चा पढ़ता है तो मुझे लगता है फाइबर ग्लास से माइका को हम प्राथमिकता देते आए हैं। इसलिए अगर वो सोचकर आप करके आते तो मुझे उम्मीद है कि आपका सवाल सही भी होता।
तो अगर आपका सही है तो ठीक है, बाकी कोई बच्चा अगर गलत कर बैठा है इसी कन्फ्यूज़न को लेकर कि दोनों एक में होते हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। इंसुलेटर वाली टेबल है, बुक में मिल जाएगी हर कहीं भी, उसका आप ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ भी दे सकते हैं। एक उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में सामान्यतः किस प्रकार की अर्थिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। माय डियर, इसलिए कहता हूँ कि जब भी जुड़ो तो पुरानी वीडियो को भी देख लिया करो, ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। सबसे पहले हमने यूट्यूब पर ये अर्थिंग के प्रकार कराए, आपको किसी ने भी नहीं कराए। शायद इन पर आज भी डिटेल से आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगी, और ये वीडियो हमने आपको जब वाइट बोर्ड हुआ करता था उस टाइम करवा दी थी यूट्यूब पर, सारी डिटेल से कराई हुई है। तो इनको अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो इनके। ये क्लासेज कहीं नहीं है, बहुत मेहनत लगी थी, उस टाइम की बात है, यानी आज से 3 साल पहले लगभग ये क्लासेज हम आपको करवा चुके हैं। सवाल में गलती क्या है मैं आपको बताऊं। दरअसल तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है ना, ये अलग अलग है। पहले तीनों ऑप्शन एक है और चौथा ऑप्शन अलग है। इस ऑप्शन का इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि दरअसल ऊपर की जो हमारी अर्थिंग होती है उसमें ये नीचे वाले प्रकार अलग है। भी प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रोड अर्थिंग, इनकी जब हम व्याख्या करते हैं तो ये एक अलग चीज़ होती है। जबकि IT, TNS और TT अगर इनकी एक्सप्लेनेशन करें तो वो अर्थिंग के प्रकार अलग है। इस बार तो मैंने पूरी क्लासेज आपको दी हुई है, उम्मीद कर रहा हूँ आप देखा भी होगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ ऐप में जुड़े हुए हैं सारी डिटेल अलग अलग करवाए। तो भारत में जो अर्थिंग व्यवस्था है वो TT अर्थिंग व्यवस्था है और प्लेट अर्थिंग व्यवस्था है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या चीज़ आती है मैं बताऊँ। TT का मतलब होता है टेरे टेरे, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका वैसे मीन होता है इंडिविजुअल, या यूँ कहें कि अपना अपना। अब अपन देसी भाषा में आ जाते हैं, भारत में तो सबको समझ में आ रहा है तेरे तेरे, कि अर्थिंग के मामले में सप्लाई प्रोवाइडर और कंज्यूमर को ये बोल दिया जाता है कि तेरे तेरे देख लो भाई, तेरा तेरा देख लो, यानी अपना अपना इंडिविजुअल देख लो। सप्लाई प्रोवाइडर अपना अर्थिंग अलग बनाएगा और जो कंज्यूमर को आगे डिलीवर की जाएगी या सप्लाई दी जाएगी वो अपना अर्थिंग या सिस्टम अलग प्रोवाइड कराएंगे। अब उसमें कौन सा कराएंगे, तो वो प्लेट अर्थिंग को ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनको ना ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए था। प्रॉब्लम, गलती इनकी ये है, ये इनको, हालांकि अब इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर इन प्रकारों में जब सर्च करते हैं तो ये उत्तर तो आ ही रहा है ना, ये ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन अगर प्लेट अर्थिंग की बात करें, यानी दोनों ऑप्शन आते हैं, तो ये इनको ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा एक और गलती इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी मान सकते हैं, हालांकि इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस बार जब आपको ट्रांसफॉर्मर में मैंने रेशियो पढ़ाया है। डिजिटल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ ध्यान से पढ़ना। रेशियो पढ़ाया था उस दिन मैंने ये कहा था कि हमारे पास वोल्टेज रेशियो, टर्न रेशियो और करंट रेशियो, जनरली 3 रेशियो होते हैं। तो इनमें ये कहा जाता है, या वो कहता है बोहरा, जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, BL थेरेजा जिसमें बोहरा, वो ये कहता है कि वोल्टेज और करंट के मान में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में सबसे कांस्टेंट रेशियो जो होता है ना, वो टर्न रेशियो मानते हैं। यानी जनरली हम ये कहते हैं, क्योंकि उसका सवाल ये था कि ट्रांसफार्मर का इनपुट 20 kVA है और दक्षता अगर 90% है तो आउटपुट kVA कितना होगा। दरअसल ट्रांसफार्मर की VA आउटपुट और इनपुट की समान होती है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ 20 VA करेंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन में होता है। इसमें चाहे तो आप ऑब्जेक्शन कर देना, ठीक है ना, इसमें चाहे तो आप ऑब्जेक्शन कर देना, क्योंकि 20 VA है, हम 20 कर दें। हालांकि बहुत सारे बच्चों का 18 VA सही हुआ है, तो फिर वो बच्चे क्यों ऑब्जेक्शन करना चाहेंगे, तो रहने दो, करना भी नहीं है। देखो है क्या, मैं आपको बताऊं, क्योंकि VA का मतलब होता है प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। तो हमें ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर हम करंट को स्टेप डाउन करेंगे तो वोल्टेज स्टेप अप हो जाएगा और वो जो फाइनल गुणा करेंगे वो वहीं रहेगा। लेकिन वो कहता है कि प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, कि लोड पर करंट जो जिस रेशियो में घटती है वोल्टेज उस रेशियो में बढ़ नहीं पाता सेकेंडरी साइड में। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी VA में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट थोड़ा सा सेकेंडरी साइड में उस अनुपात में, क्योंकि हम जो कंसेप्ट लेकर चलते हैं ना वो आइडियल ट्रांसफार्मर की लेकर चलते हैं। इसलिए 90% दक्षता के हिसाब से इसने ये 18 VA माना, ये सही है। तो इसमें ऑब्जेक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन है, ये तो बच्चे का गलत है भाई, वो तो ये बात हो गई कि मेरा गलत है इसलिए ऑब्जेक्शन है, और कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है और करना भी नहीं है। एक वो थंब वाला है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको देखो, वो कह रहे हैं कि एक इनकेंडिसेंट लैंप है, यानी उदीप्त लैंप है।
110 वोल्ट रेटिंग है और 20 ओम है, उसे 220 वोल्ट पर जोड़ना है। सीरीज में रेजिस्टेंस बताओ कितने का लगेगा। भाई अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ना, इसका मतलब आपका फंडा क्लियर नहीं है। बहुत सारे बच्चों का गलत है ये, और कई बच्चों ने तो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड किया, तो मैंने कहा कि आप मुझे एक्सप्लेन करके भेजो आपका उत्तर आ कैसे रहा है 200 ओम। हर बच्चे ने 200 ओम किया है। अच्छा, जब एक्सप्लेन करके भेजा तो बोला हाँ सर अब सही आ रहा है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी भाई, सिंपल सी बात है यार। पता नहीं आपके दिमाग में सवाल क्यों नहीं आया। सुनिएगा, मैं बताता हूँ। हमें 220 वोल्ट का कोई सिस्टम लगाना है, जबकि हमारे पास ये 110 वोल्ट ही सहन कर, तो सिंपल सी बात है ये भी 110 वोल्ट ही ड्रॉप कराएगा। ये 20 ओम का है, तो सीरीज में दोनों बराबर ड्रॉप कब कराएंगे? जब बराबर मान के हो। एक 20 ओम वाला 110 वोल्ट करा रहा है, तो बाकी बचे हुए को कितने ड्रॉप कराने हैं? 110 वोल्ट, तो वो भी 20 ओम का ही होगा। कहाँ गलती थी इस क्वेश्चन में पता नहीं। और एक आया है वो थंब वाले का, उन्होंने लैंग्वेज गलत कर दी। क्या लिख दिया? अंगूठे की अंगुली। नहीं, अंगूठा अंगूठा ही होता है भाई, उंगली नहीं होती। टाइपिंग इनकी गलत मान सकते हैं, लेकिन फिर भी अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अंगूठे का आंसर दें कि उंगली का आंसर दें। बस इतनी सी गलती हुई और कोई गलती नहीं। तो फेराडे का लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, अंगूठा हमेशा मोशन ऑफ द कंडक्टर यानी चालक की गति को दर्शाता है। तो इतने ही है, बाकी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाएंगे, जब तक बोलता नहीं हूँ लाइक करते ही नहीं है। ऐप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसरो की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।